दिस इज अ गोल्ड माइन। वेस्ट एक्चुअली वेस्ट है ही नहीं, वो तो सोने की खदान है। हमें बहुत सारे रिसाइकलर्स चाहिए। मार्केट कैसे करते हैं, लोगों तक कैसे पहुंचते हैं, वो खरीद के लेके जाते हैं वो सारा सामान। फ्रिज मैग्नेट्स, राइस हस्क से ग्लासेस बनते हैं, कॉफी कप्स बनते हैं, बैग्स बनते हैं, कपड़े बनते हैं, कैप्स बनती हैं। वेस्ट मैनेजमेंट और बच्चों को लेकर ही काम करने के लिए आपने क्यों सोचा? हम बहुत सारे प्रोग्राम्स सिंगापुर जू से लाए एनिमल एजुकेशन पे। हमें रिसाइकलिंग और वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर अपनी पकड़ बनाई। जो आजकल अर्थ के साथ हो रहा है वो बहुत भारी ज्ञान है। एक्साइटिंग मोमेंट्स और सबसे चैलेंजिंग मोमेंट्स। वहाँ बच्चा अपने आप को पार्टिसिपेट ही नहीं करवा पाता। बिजनेस डेवलपमेंट में आउटरीच करने में एक पर्टिकुलर तरह की चैलेंजेस आता है। इसलिए हम वर्कशॉप्स करते हैं, बच्चों को रिसाइकल चीज़ों से बने मर्केंडाइज उनके हाथ में देते हैं। सी बच्चों के साथ काम करना मेरा शुरू से ही पैशन है। हाय, आई एम पूजा, एन एजुकेशनिस्ट हु टर्न्ड एंटरप्रेन्योर। मिलिए पूजा कपूर से, जिन्होंने कचरे के ढेर में छिपे अपॉर्चुनिटी को पहचाना और अपने स्टार्टअप वर्वीज की नींव रखी। आज वो अपने यूनिक अप्रोच के साथ वेस्ट को कमाल के प्रोडक्ट्स में बदल रही हैं और बच्चों को एडुकेट करने का काम भी कर रही हैं। क्या है पूजा का ये इंटरेस्टिंग एडुटेनमेंट वेंचर? आइए जानते हैं खुद उन्हीं से। मैं रजनीश हूँ, चलिए शुरू करते हैं इंडिया टेल्स विद रजनीश। टीचिंग बैकग्राउंड से आके आपने एक ऐसा वेंचर शुरू किया जी, वर्वीज के नाम से जी, जो एडुटेनमेंट का काम करते हैं, जी, एजुकेशन प्लस एंटरटेनमेंट, और ये फॉर प्रॉफिट कंपनी है जी। और आप इसमें काफी सालों से इसको कर रही हैं। वर्वीज मैंने 2021 में स्टार्ट किया था और तब से लेके बहुत सारे चेंजेस आए। हम बहुत सारे प्रोग्राम्स सिंगापुर जू से लाए एनिमल एजुकेशन पे। हम प्रोग्राम्स लेकर आए, साउथ अफ्रीका से भी लेकर आए, और उसके बाद में हमें रिसाइकलिंग और वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर अपनी पकड़ बनाई। हम काफ़ी समय से 2021 से बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं और इन सारी चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब वेस्ट मैनेजमेंट और बच्चों को लेकर ही काम करने के लिए आपने क्यों सोचा? कुछ और भी तो फील्ड हो सकता था, बच्चों के साथ कुछ और भी चीज़ें तो की जा सकती थी। सी बच्चों के साथ काम करना मेरा शुरू से ही पैशन है, क्योंकि मैंने 14 साल स्कूल में इन्वेस्ट भी किया है और वापस उस एजुकेशन सिस्टम में इसको डालना ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वेस्ट मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, स्पेशली इंडिया जैसी मार्केट के लिए। इस वेस्ट मैनेजमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें बहुत सारे रिसाइकलर्स चाहिए, और वो रिसाइकलर्स कहाँ से आएंगे जब तक वो इनोवेशंस नहीं आएंगी। तो वो कॉन्सेप्ट दिमाग में ध्यान रख के मुझे लगा कि क्यों ना बच्चों के साथ काम किया जाए और बच्चों को वेस्ट समझाया जाए। अगर हम स्कूल में काम करते हैं तो स्कूल में जनरली अगर हम देखें तो स्कूल में बच्चों को वेस्ट तो पता है, लेकिन उस वेस्ट के बाद क्या, वो सर्कल तो उनके लिए पूरा ही नहीं हुआ कभी। उस वेस्ट की आगे की दुनिया या उसकी आगे की जर्नी क्या है, हमारी कहानी वहाँ से शुरू होती है। तो हम बच्चों को वेस्ट मैनेजमेंट सिखाते हैं, प्लस उससे क्या बनता है वो समझाते हैं, ताकि हमारी कंट्री में नए नए इनोवेटर्स आएँ। जो आपने कहा कि बच्चों को उस चीज़ के लिए तैयार करें, सस्टेनेबिलिटी के लिए, रिसाइकल के लिए, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, और बच्चों के लिए कॉन्सेप्ट ये सब बड़े बड़े हैं, काफ़ी बड़े हैं। तो चैलेंज भी उतना ही बड़ा हो जाता है कि कैसे कोई चीज़ अगर बचपन में डाली जाए बच्चों में तो वो आगे जाकर भी ज़्यादा उम्र होने के बाद भी वो चीज़ कायम रहती है और उनके साथ ज़िंदगी भर ताउम्र जुड़ी रहती है। तो ये कैसे किया आपने, कैसे करते? तो बच्चों को हम हमेशा एक, आपने नॉर्मल एक टर्म सुनी होगी, फन लर्निंग, प्ले वे मेथड ऑफ लर्निंग। सो जब हमने अपने प्रोग्राम्स डिज़ाइन किए थे, अपने अवेयरनेस प्रोग्राम्स डिज़ाइन किए थे, तो हमने कुछ चीज़ों को उसको दिमाग में रखा था। जैसे जो आजकल अर्थ के साथ हो रहा है वो बहुत भारी ज्ञान है। अब उस ज्ञान को छोटे बच्चे के दिमाग में डालना है। थोड़ा टॉपिक से डिविएटेड है। दवाई है, बच्चे को बुखार होता है, ठीक है, हम क्यों उसको मीठी दवाई देते, क्यों नहीं कड़वी दवाई देते? हम उसको इसीलिए मीठी दवाई देते क्योंकि वो मीठी मीठी दवाई पी जाता है। सो उसी तरीके से अगर ज्ञान भारी है तो आपको कोई तरीका तो अडेप्ट करना पड़ेगा, अपनी सोच बनानी पड़ेगी कि ये ज्ञान ज़रूरी है। तो ये थॉट में जब मेरे दिमाग में आया था, तब हमने अपने प्रोग्राम ऐसे डिज़ाइन करे जिसमें हमने एक्सपीरियंशियल लर्निंग का ध्यान रखा। हमने उसमें म्यूज़िक डाला, हमारे मैस्कट्स हैं, धरती आती है बन के अपनी बात सुनाती है। बच्चे इसी तरीके से चीज़ों को सीखते हैं। क्योंकि मैं एक टीचिंग बैकग्राउंड से आती हूँ और मेरा बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है, तो मार्केट कैसे करते हैं, लोगों तक कैसे पहुँचते हैं, अपनी बात कैसे समझाते हैं, ये बेसिक हर्डल्स हैं जो शायद हर स्टार्टअप को आते होंगे। तो मुझे भी आए, करते करते आप जैसे लोग मिल जाते हैं
आपका जो बिजनेस है वर्वीज, ये मेनली कैसे फोकस करता है वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर और किस तरह की एक्टिविटीज़ करता है, ताकि जो है इसमें एजुकेशन प्लस इंटरटेनमेंट दोनों को साथ में लेके चला जाए और ज़्यादा बच्चों को, ज़्यादा यंग्स को इसमें शामिल किया जाए? हम जो अपने अवेयरनेस कैंपेन्स करते हैं वो हम वेस्ट मैनेजमेंट ड्राइव्स करते हैं, स्कूल्स में हो, कॉलेजेस में हो, या जो भी हमें बोले हम वहाँ कर देते हैं। साइमल्टेनियसली हम वर्कशॉप्स करते हैं जिसके अंदर हमारे कैरेक्टर्स आते हैं, वो स्टेज पे आके अपनी कहानी सुनाते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आती है। हम बच्चों को रिसाइकल्ड चीज़ों से बने मर्केंडाइज उनके हाथ में देते हैं। हम सिर्फ दूर से दिखाने के लिए नहीं देते, हम कहते हैं आप इसको लो, फील करो, इस पर कलर करो, इसको डेकोरेट करो, उसको अपना बनाओ। और जैसे ही बच्चे का वो एक्सपीरियंस उसके साथ जुड़ता है तो वो अपने आप कनेक्टिविटी आती है उसके अंदर। प्लस हम बहुत सारे पॉपअप स्टॉल्स लगाते हैं, स्कूल के फेस्टिवल्स में लगाते हैं, कॉलेज के फेस्टिवल्स में लगाते हैं। जो मर्केंटाइज की बात आपने की, जो सामान वहाँ पर डिस्प्ले करते हैं और जो उसको बेचा जाता है, वो किस तरह के सामान होते हैं और कैसे उसके सोर्सिंग करते हैं आप लोग? सोर्सिंग करने के लिए हम जो कंपनियां इसको बनाती हैं, कोड एफर्ट है उसके अंदर, प्लास्टिक फॉर चेंज है उसके अंदर, ईहा है उसके अंदर, जी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो इस तरीके का सामान बनाती हैं और वो सामान हम वहाँ पे डिस्प्ले पे रखते हैं। तो लोग उनको आते हैं, हमसे सवाल पूछते हैं, इंटरेक्शंस होते हैं एंड वो ख़रीद के लेके जाते हैं वो सारा सामान। प्लस सामान किस तरीके का होता है, जैसे पेपर से हम वो बनाते हैं फ्रिज मैग्नेट्स, रिसाइकल पेपर से बन रहा है आपका फ्रिज मैग्नेट। राइस हस्क से ग्लासेस बनते हैं, कॉफ़ी कप्स बनते हैं, बैग्स बनते हैं, कपड़े बनते हैं, कैप्स बनती हैं, ये सब हम बनवाते हैं। जो मर्केंडाइज है जो डिस्प्ले पे है, जिसको वहाँ पर पेरेंट्स खरीद सकते हैं, बाकी वो एक प्रॉफिट का एक जरिया हो गया। लेकिन साथ में बच्चों को ये भी आपने सिखाया कि ये जो चीज़ें हैं वो रिसाइकल मटेरियल से बनी हैं जी। और इसको अगर आप घर में जो वेस्ट मैनेजमेंट है अगर ढंग से किया जाए तो आगे जाके कोई ना कोई प्रोडक्टिव चीज़ में तब्दील हो सकती है। जी बिल्कुल, एक्चुअली इनिशिएटिव ही यही है मेरा कि जो हमारे पास घर में वेस्ट है उससे क्या क्या इनोवेशंस करंटली हो रही हैं उससे कनेक्ट कराना और कैसे बच्चा अपने ब्रेन को यूज़ करके नए प्रोडक्ट्स को इनोवेट कर सकता है इन द टाइम्स टू कम। एक्साइटिंग मोमेंट्स और सबसे चैलेंजिंग मोमेंट्स अगर कहा जाए तो क्या रहा है? सबसे एक्साइटिंग मोमेंट्स हमेशा तब होते हैं जब हम बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जब हम ग्राउंड पे होते हैं, वो मोस्ट एक्साइटिंग होते हैं क्योंकि जिस तरीके के सवाल और जिज्ञासा बच्चों के मन में है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं। वी ऑलवेज टेल देम दैट वी विल गेट बैक टू यू, राइट। वो मोमेंट्स बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। जो चैलेंजिंग मोमेंट्स है वो चैलेंजिंग मोमेंट्स है कि जब बच्चे किसी तरीके से उस प्रॉब्लम का पार्ट नहीं बन, सॉल्यूशन का पार्ट नहीं बन पाते हैं। जैसे आज भी घरों में गीला कचरा सूखा कचरा इकट्ठा होता है और हम बच्चों को बोलते हैं आपको ड्राई वेस्ट लेकर आना है तभी तो पता लगेगा। अब जब बच्चा लेकर ही नहीं आ पाता, सेग्रीगेशन की समस्या है ही नहीं, सेग्रीगेशन कितने सारे घरों में आज भी नहीं है, तो वहाँ बच्चा अपने आप को पार्टिसिपेट ही नहीं करवा पाता, तो वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंशियल लर्निंग आती ही नहीं है उसको। सो ये एक बहुत मेजर प्रॉब्लम आती है जो हमको भी सबसे बुरी लगती है। अगर इस पॉडकास्ट को कुछ स्टार्टअप्स देख रहे हैं या ऐसे लोग जो खुद अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो ऐसे क्या लर्निंग्स है जो वो आपसे ले सकते हैं? आपको ऑन ग्राउंड काम करना चाहिए। एक माध्यम है वर्चुअल माध्यम, वहाँ से आपने लर्निंग ले ली, लेकिन जब तक आप ग्राउंड पे नहीं उतरेंगे, उन बच्चों के साथ बातचीत नहीं करेंगे या उन टीचर्स के साथ बातचीत नहीं करेंगे, आप उनकी व्यथा को नहीं समझ पाएंगे। कितनी सारी टीचर्स होती हैं, इको क्लब इंचार्जेस, जो इन चीज़ों पे काम करना चाहती हैं लेकिन बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं जिनकी वजह से वो नहीं काम करती हैं। तो हम उनकी प्रॉब्लम्स को समझते हैं, हम ये सोचते हैं कि हम ये सॉल्यूशन कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं किसी स्कूल में एंटर करने के लिए। वो हमारे को तब आता है जब हम बातचीत करते हैं। वो भी होता है कि ठीक है हमने एक कॉन्सेप्ट बनाया, हम उस पर काम कर रहे हैं। कई बार क्या ऐसा होता है कि बिजनेस डेवलपमेंट में आउटरीच करने में एक पर्टिकुलर तरह की चैलेंजेज आता है और उसको आप लोग कैसे डील करते हैं? करंटली तो हम खुद ही कॉल करते हैं और
मेरा कुछ नेटवर्क है पुराना, मैं उसको यूज़ करती हूँ। हम RWAs को रीच करते हैं अपनी बात सुनाने के लिए, वहाँ अपने अवेयरनेस कैंपेन्स और प्रोग्राम्स रन करते हैं। हम इको क्लब इंचार्जेस को रीच करते हैं स्कूल के, वो बहुत राइट पर्सन है उस बात को समझने की, क्योंकि जब तक सेम फ्रीक्वेंसी पे बात नहीं होगी तब तक समझ नहीं आएगी, और उनका भी उद्देश्य है कि और हमारा भी एक उद्देश्य है। तो हम उस तरीके से अपने आप को धीरे 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 करके बढ़ा रहे हैं। जो भी आपका बिजनेस है, आपको कम्युनिकेशन को प्रॉपर बनाए रखना चाहिए, जैसे कि मैंने आपकी बात से समझा, ताकि जो है और ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन आउटरीच करना चाहिए, सो दैट कि आप उसको एक्सपैंड कर सको। जितना ज़्यादा एक्सपैंड करोगे आप, उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा भी होगा। एक चीज़ और बताऊंगी, एजुकेशन इंडस्ट्री में आज भी जो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर किसी को भी काम करना है ना, टीचर्स पर्सनल कनेक्ट करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, स्कूल पर्सनल कनेक्ट करना ज़्यादा प्रेफर करता है। वो आपको पहले इन पर्सन देखेंगे, क्योंकि हाँ सवाल बच्चों का है। तो जब तक वो आपको इन पर्सन नहीं मिलेंगे, आपको समझेंगे नहीं, तब तक आपकी चीज़ बच्चों तक डिलीवर नहीं होएगी। तो इसीलिए अगर किसी को भी एजुकेशन इंडस्ट्री में काम करना है, ये ओपननेस दिमाग में रहनी चाहिए कि मुझे काफ़ी सारी मीटिंग्स करनी पड़ेंगी। और स्कूल की इंडस्ट्री में टीचर्स बहुत बहुत प्यार से आपको चीज़ें समझती हैं, ना बहुत कम आता है, बट सिर्फ आप होने चाहिए कि वो दरवाज़ा और जान खटखटाने के लिए तैयार और जाने के लिए तैयार। सबको ये चीज़ बड़ी लोगों को पसंद आती है, मेरा सबसे बड़ा ऑर्डर, मेरा सबसे पहला ऑर्डर। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो एक नॉस्टैल्जिक फील भी होता है। आप भले कितना भी ग्रो कर जाएं, लेकिन जो पहली डील आपने क्रैक की और जो सबसे बिगेस्ट डील क्रैक की, उसका एक मजा ही अलग होता है। ये मेरी लाइफ का मतलब, ये एक अनएक्सपेक्टेड मोमेंट था ये लाइफ का, मैं कभी नहीं सोच सकती थी। संस्कृति स्कूल एक बहुत रिनाउंड स्कूल है, दिल्ली का भी और दिल्ली से बाहर भी है। जी। जब आपका पहला ऑर्डर संस्कृति स्कूल से आता है ना कि आप ये ड्राइव हमारे स्कूल में करिए, तो आप लगाइए, मैं तो शायद एक हफ्ते तक सो ही नहीं पाई थी। उस वो मोमेंट, मतलब ऐसे था कि एवरी मोमेंट इज अ लिवेबल मोमेंट फॉर मी, कि ये मोमेंट नहीं छूटना चाहिए, इसको एंजॉय करना है, दिमाग को वो सेटल करना है कि ये मेरा मोमेंट है, ये कि आपने इतना बड़ा स्कूल, कहीं उस बैकग्राउंड से ना आते हुए आप अपनी बात समझा पाए किसी को। कहानी आप किस बैकग्राउंड से आते हो ये नहीं आती, कहानी आप क्या अपनी बात डिलीवर कर पाए, क्या बात समझा पाए। लेकिन जब आप वो बात समझा जाते हैं ना, चाहे उसमें प्रॉफिट आए नहीं आए, वो सेकेंडरी होता है। लेकिन जब आपको कोई आपके काम के लिए, आपके विजन के लिए अप्रिशिएट करता है, मेरे हिसाब से वो मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट है, आज तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। क्योंकि अभी ये काम करते करते हमको कुछ ऑर्डर्स भी आने लग गए हैं। तो मुझे ऑर्डर लास्ट ईयर ही आया था, अच्छा बड़ा ऑर्डर था मेरे हिसाब से। तो अभी तक का मेरा सोफार ऑर्डर, मैंने 600-700 बैग्स सप्लाई किए। INS एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, सो मैंने उनको सप्लाई किए थे रिसाइकल्ड अपने बैग्स। सो ये मेरे 2 मोमेंट हैं, जो पहले और 2 मोमेंट जो मेरे काफ़ी प्रेशियस रहेंगे हमेशा थ्रू आउट द लाइफ। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है बिजनेस में आजकल, जो पहले भी और इनफैक्ट आजकल के दौर में एक वर्ड भी क्वाइन होता है, कोलैबोरेशन। आप अकेले कोई भी चीज़ नहीं कर सकते हैं, आपको कोलैबोरेट करना पड़ेगा। तो जैसे आप भी कोलैबोरेट करती हैं जो स्टफ़ रिसाइकल्ड हैं, तो उसके बारे में बताइए, कोलैबोरेशन के बारे में आपने कैसे सोचा और किस तरह से उसको अपने बिजनेस में लेकर आए? सबसे पहले मैंने अपनी क्लैरिटी ली कि मेरा रोल क्या होना चाहिए, क्योंकि मैं एक इवेंट कर रही थी 2 साल पहले। वो एक एनिमल एजुकेशन प्रोग्राम था जो लाइव साउथ अफ्रीका से आ रहा था। तो मेरी इच्छा थी कि हम अगर जानवरों के बारे में एक एजुकेशन प्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमारा जो सेटअप होना चाहिए, डेकोर होना चाहिए, वो ट्री फ्री होना चाहिए, क्योंकि जानवरों को तो सबसे प्रिय जंगल है, और जंगल का मतलब पेड़ है। मैं वो सामान ढूंढने के लिए मार्केट में निकली कि ट्री फ्री डेकोर बनाना है। आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे 20 दिन लग गए और मुझे सामान नहीं मिला। मुझे तब इस बात की रियलाइजेशन हुई कि ये कितना ज़रूरी है कि लोगों के पास सामान ही नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है। और मैंने यहाँ से लोगों को समझना शुरू किया, वेस्ट मैनेजमेंट इंडस्ट्री, रिसाइकलिंग इंडस्ट्री, और उनको कॉल करने शुरू करे। और तब हम कनेक्ट हुए और तब मेरी कोलैबोरेशंस पॉसिबल हुई।
तब उन्होंने मुझे सामान दिया जो मैंने यूज़ किया, और ये कहानी वहाँ से चलती चली गई। बच्चों के साथ काम करती हैं, सोसाइटीज़ में RWAs के साथ काम करती हैं, तो बड़े सारे इंसिडेंट होते होंगे। हो सकता है कुछ पूछा हो, किसी ने कुछ तरीके से रिस्पॉन्स किया हो, कुछ ऐसे एग्जाम्पल जो आप याद कर सकती हैं। मुझे नहीं पता मैं इसको इंटरेस्टिंग बोलूँ या लर्निंग बोलूँ। मैं एक RWA में एक इवेंट करने गई। इवेंट का टाइम 11 बजे था। सारी टीम सुबह 8 बजे से हम तैयार थे, सब कुछ रेडी था, बच्चे ही नहीं आए। एज अ फाउंडर आई कैन अंडरस्टैंड, मेरा ड्रीम है मुझे हर रोज़ जीना है इस बात को, और ये तो पार्ट एंड पार्सल है, कभी जीत है कभी हार है। लेकिन जब हम टीम के साथ काम करते हैं, उनका मोटिवेशन हमेशा ऑन द टॉप होना चाहिए, क्योंकि वो आपसे कनेक्टेड है। और जब बच्चे नहीं आए, लोग नहीं आए, बड़ी घबराहट हुई, क्या करेंगे, पूरा इवेंट फ्लॉप। मतलब आप लगाइए नो शो। हमने RWA की कुछ वहाँ पे जानकार हैं, उनको बोला कि किसी तरह बच्चे बुलाए। बच्चों को फ़ोन करके बुलाया गया घर से कि प्लीज़ आप पार्टिसिपेट करने के लिए आइए, एक कोई ड्राइव चल रही है, चाहे घर से कुछ भी सामान लेकर आइए, आप लेकर आइए, पार्टिसिपेट करके आइए। तब जाके 15-16 बच्चे आए उसके अंदर। वो एक इंसिडेंट मेरी लाइफ का ऐसा इंसिडेंट था जिसके अंदर आपको ये नहीं पता, आप पूरा शो लेके बैठे हो, अब क्या होगा आपके साथ। बच्चों को नहीं पता था उनको ये लेकर आना है। मम्मी पापा ने भी ऐसे कह दिया, बच्चे सो रहे हैं नींद में, जाओ आज RWA ने कुछ किया हुआ है, जाके पार्टिसिपेट करो। बेचारे बच्चे भी ऐसे आ गए। सर अगर हम टोटलिटी में देखें, क्या अवेयरनेस नहीं गई, क्या मैसेज नहीं गया, क्या नहीं गया, या लोग तैयार नहीं हैं, या वो टू मच हो गया उनके लिए, मैं आज तक नहीं समझ पाई। तो अब लगा लीजिए मेरी लर्निंग इंटरेस्टिंग क्या कॉन्सेप्ट था समझ नहीं आया, बट मैं वो नहीं कभी एपिसोड भूल सकती। कभी इंटरेक्शन के दौरान बच्चों से या बड़ों से कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग या फिर कुछ एकदम आउट ऑफ द बॉक्स कोई सवाल आ गया हो? हाँ, जब हम अपनी वर्कशॉप्स करते हैं तो कभी कुछ बच्चे बहुत ध्यान से हमारी बात सुनते हैं। तो जब हम अपने एक टॉपिक को बोलते हैं कि हमारा मटेरियल ट्री फ्री है, तो उधर से एक बच्चे का जवाब आया, प्राइमरी सोर्स तो पेड़ ही है ना, तो आप इसको ट्री फ्री कैसे बोलते हो। तो इसका मतलब हमारा मैसेज डिलीवर हुआ और इस बच्चे को वो ज्ञान था। तो जब हमने उसको ये बात समझाई कि हमारा हम सेकेंडरी रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, प्राइमरी रिसोर्स हमेशा पेड़ ही रहेगा, गारंटेड। हमको अब उसको बचाना है तो अब हम उसको 10 बारी घुमाना है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि रिसाइकलिंग इंडस्ट्री को पार्टिसिपेट करना है। तो जब बच्चों के ऐसे सवाल आते हैं तो आपको ऐसा लगता है आपका मैसेज गया। सो दैट्स प्रोबेबली दीज आर कपल ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स जो हम इंटरेक्शंस में पकड़ते हैं, बच्चों के इंटरेक्शंस में। ग्रेट ग्रेट। तो अपने इसी मेथड्स के बारे में बताइए, या मेथड्स कहें या फिर जो मटेरियल्स जो आप बच्चों के साथ यूज़ करते हैं जी, उनको एंटरटेन करने के लिए, उनको एजुकेट करने के लिए, वो किस तरह के मटेरियल्स होते हैं और कैसे करते हैं वो? हम मैस्कट लेके जाते हैं अपने, जो जिसका नाम हमने धरा रखा है, धरा मतलब अर्थ। तो हमने वो मैस्कट जाते हैं, वो बच्चों के साथ फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं, वो बच्चों के साथ म्यूज़िक पे भी डांस करते हैं। हम अपने म्यूज़िक के ऊपर बच्चों को कहानियाँ सुनाते हैं कि कभी धरती ऐसी थी, कैसे इवोल्यूशन हुआ, आज हम कहाँ हैं, आपके सपोर्ट से हम कहाँ पहुँच सकते हैं। प्लस हम काफ़ी सारे मटेरियल्स हमने खुद बनाए, जैसे फ्रिज मैग्नेट्स है, जैसे हमारा रिसाइकल्ड पेपर है जिसके ऊपर बच्चे ड्राइंग्स करते हैं, हमारे टोट बैग्स हैं जिस पे बच्चे कलरिंग करते हैं, उसको डेकोरेट करते हैं, हमारे पाउचेज़ हैं, ये सब चीज़ें रिसाइकल्ड चीज़ों से बनी है। सो स्कूल हमें बताता है कि हम ये वाली चीज़ को यूज़ करना पसंद करेंगे, तो हम वो वाला रिसाइकल्ड मटेरियल स्कूल को प्रोवाइड करते हैं जिस पे बच्चे अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं कि कैसे सेग्रीगेशन पॉसिबल है। बच्चे बहुत सुंदर ड्राइंग्स बनाते हैं। जी, ग्रेट। अब हम आखिरी सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जो आपका बिजनेस का पूरा मॉडल रहा है, ये इस पूरे मॉडल में अभी तक जो भी आपने सफ़र तय किया है, वो आपके हिसाब से कितना आपके लिए खुद के लिए कितना बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है, और साथ में क्या आप लोगों ने प्रॉफिट को ब्रेक किया है? मेरी कंपनी बूटस्ट्रैप्ड कंपनी है। अभी जो भी इन्वेस्ट हम कर रहे हैं वो मैं अपनी ही जेब से इन्वेस्ट कर रही हूँ।
क्योंकि सामान भी प्रोक्योर करना पड़ता है एंड मार्केटिंग भी अपने आप में थोड़े बहुत पैसे लेती है. सो आई एम नॉट थिंकिंग ऑन दोज लाइन्स करंटली. मेरा मैसेज जाना ज़्यादा ज़रूरी है. बट आई एम वेरी श्योर कि बाय नेक्स्ट ईयर आई विल बी अ प्रॉफिटेबल कंपनी. मेरी सबसे बड़ी लर्निंग जब मुझे वेस्ट की पावर के बारे में पता लगा था आज से 2 साल पहले, कि वेस्ट एक्चुअली वेस्ट है ही नहीं, वो तो सोने की खदान है. जिसको हम कूड़ा समझ रहे हैं उससे तो पता ही नहीं क्या क्या होने वाला है. सो इसीलिए मुझे लगा कि अगर ये ज्ञान मैंने हासिल किया तो ये ज्ञान औरों तक भी तो पास ऑन होना चाहिए. मेरी एंटायर जर्नी, जो मेरी बिजनेस जर्नी है या मेरी स्कूल जर्नी है, उसमें सबसे बड़ा ज्ञान है डू नॉट ट्रीट वेस्ट एज वेस्ट. ये सोने की खदान है. गोल्ड माइन. दिस इज अ गोल्ड माइन. आज के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपका विजन क्या है अपने कंपनी को लेकर? हम स्कूल्स के साथ तो काम कर ही रहे हैं. इस साल हम कॉलेजेस के साथ भी काम कर रहे हैं. मेरा अगला टारगेट साइमल्टेनियसली यूथ को कनेक्ट करने का, जिसके लिए हम शुरुआत कर चुके हैं. और आने वाले एंटायर ईयर हम यूथ के साथ कॉन्स्टेंटली काम करेंगे. प्रोबेबली जो आस्क होगी वो होगी कि जेनजीज हमारे साथ कनेक्ट करें. अगर उनको हमारी बात समझ में आ जाएगी तो आ जाएगी. चलिए, आपका वेंचर हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग लगा और हमारी सारी शुभकामनाएं आपके साथ है. Thank इंडिया you, टिप्स रजनीश. के साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू रजनी जी. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम. आप आए इतनी दूर से सिर्फ सुनने के लिए, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. थैंक यू सो मच. Yeah.